प्रश्नावली 1.1 निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, शुरू करते हैं इसे। 140 लिखा है तो इसके गुणनखंड करेंगे। जैसे 140 के ऐसे लिखेंगे 140, जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही पहले 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर 2 से डिवाइड कर देना है, अब 5 से डिवाइड कर दो, 7 आया, अब 7 एक बार बना गया। अब देखेंगे यहाँ पर 140 बराबर 2 × 2 5 7 ऐसे लिख देना है। 2 × 2 × 5 × 7 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं अभाज्य हैं, जो स्वयं से और एक से ही डिवाइड होती हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो इसे उन्हीं रूप में, अभाज्य ही रूप में लिखना है। तो 140 को अब यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख देंगे, 2 की पावर 2 × 5 × 7, ये हो गया आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 156। इसे भी वैसे ही लगाएंगे बिल्कुल जैसे पहले वाला लगाया है। 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से किया, अब 13 से होगा, 3 से हो जाएगा, दो गुणे 2 गुणे 3 को पहले लिख लेते हैं, 3 × 13, क्योंकि छोटी संख्या है उन्हें पहले लिख लेते हैं, सही रहता है। 156 बराबर 2 की पावर 2, क्यों 2 लिखा है, जो 2 बार लिखा है, एक पावर ये एक पावर ये, तो इसकी पावर हो जाएगी 2। या वैसे भी लिख सकते हैं, 3 × 3 लिखा होगा, 3 की पावर 2, कितने भी लिखा हो उसकी पावर में लिख देते हैं, इंटू, और बाकी वैसे ही लिख देंगे जैसे लिखा था। ये हल हो गया। बाकी के और जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सब लगा दिए हैं। 3825 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे लिख लेंगे इसको। 3825 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 17 से डिवाइड करेंगे, वन से। (3825) बराबर, ये सब गुणनखंड के रूप में लिख देंगे, 5 × 5 × 3 3 कितना है, 2 बार, तो जो पहले छोटी संख्या है उसे पहले लिखते हैं, तो 2 बार है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी। 5 कितना है, 2 बार, तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, इंटू 17, ये आ गया आंसर इसका।
चौथा देखते हैं इसमें। इसे भी ऐसे ही लगाएंगे। पहले 5 से डिवाइड करेंगे, 1 0 0 1। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 4 3। इसको 11 से इसका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या 2 बार रिपीट नहीं हुई है तो पावर में लिखा ही नहीं जा सकता। यही आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्या रह गया है, 5वां क्वेश्चन, वो भी लगा देते हैं। 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 7 4 2 9। इसको 17 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 19 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको 23 से डिवाइड कर देंगे। सत्रह 19 23, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। दूसरा आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों में से प्रत्येक का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 13 91 5। 5 से डिवाइड करेंगे, 27 8 3। 11 से करेंगे तो आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 3। इसका फिर से 11 से करेंगे डिवाइड, तेरह बराबर आ जाएगा 5 11 इंटू 11 23। तो 11 2 बार लिखा, इसकी पावर लिख देंगे 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा है 5 5 6 9 2 0। ये है दूसरा क्वेश्चन। 55 69 20। तो इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तीन से करेंगे, ये 19 तो है 6,
4, फिर से 3 से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 4, 7 से डिवाइड करेंगे, 1 बार 2 यहाँ पे लिखा है तो इसे पहले लिख लेते हैं, 2 तो 3 बार आ गया 2, गुणे 3 गुणे 3, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, 2 कितनी बार आया, 3 बार, तो 2 की पावर 3, 3 कितना है 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 17, ये हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा, इसे भी हल करते हैं, 45 47 0, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 4 9 5 8 5 3, 7 से डिवाइड करेंगे 9 2 7 9 7 9, 13 से डिवाइड करेंगे 13 से डिवाइड करने पर यहाँ पे आ जाएगा 7 1 3 8 3, फिर 13 से जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 4 9 1, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 3, फिर 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 19, 19 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, सात 2 बार है तो 7 की पावर 2 इंटू 2 बार है 13 की पावर 2 इंटू 17 2 बार, 17 की पावर 2 19। क्वेश्चन नंबर 3, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त
हो सकती है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है 6 की पावर n है, यानी 6 की पावर n की जगह पे कितनी प्राकृतिक संख्या कोई सी भी हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, तो उसका अंक जो सोल्व करके आएगा उसको हल करेंगे तो वह अंक, उस संख्या का लास्ट वाला अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर n अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3, 6 का 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और इसकी पावर n लिखेंगे 0 पर समाप्त होने वाली संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। कोई भी संख्या होगी उसका लास्ट डिजिट शून्य होने के लिए इस रूप का होना चाहिए। n का मान जब हम 1 रखेंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो एक अंक शून्य हो गया लास्ट का। अगर 2 रखेंगे यहाँ पे पावर तो यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 2, तो कितना हो गया 100, तो शून्य आ जाएगा। लिखेंगे अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्या संख्या 6 की पावर n जहाँ n एक प्राकृत संख्या है अंक 5 पर समाप्त हो सकती है? कारण दीजिए। तो इस 6 का गुणनखंड क्या है? 6 बराबर 2 इंटू 3 पावर n लगी तो n लगा देंगे, तो लिख देंगे 6 की पावर n अंक 5 पर क्योंकि 6 पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्याख्या कीजिए क्यों 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 एक भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या जो होती है वो स्वयं से और 2 से भी
डिवाइड होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जिसकी दो से अधिक, जो दो संख्याओं से अधिक विभाजित हो जाती है। यहाँ पे प्लस चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह लगा है तो यहाँ पे 2 × 11 लिखा है, तो 2 × 11 इधर भी है, 2 और 11 इधर भी है, दोनों तरफ है, तो इसे हम कॉमन ले लेंगे। 2 × 11 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 17, 5 × 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1, यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे आ जाएगा 255 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 22 × 1, इसमें जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो ये संख्या हो जाएगी भाज्य संख्या, लिखेंगे। यह एक भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है? क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगी और 22 से भी डिवाइड हो रही है, 256 से भी डिवाइड हो रही है, तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो पहले इसको लिखेंगे 7 11 13 प्लस 13, तो प्लस के इस तरफ भी 13 है और इस तरफ 13 है, तो 13 तो आ जाएगा कॉमन, बचेगा यहाँ पे 11 प्लस 1, 13 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 7 7 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 × 78 लिखेंगे। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके भाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। अब ये वाली संख्या लिखेंगे,
इसमें 5 इधर भी है, 5 इधर भी है, तो 5 आ जाएगा कॉमन। प्लस यहाँ पे बचेगा 1। इसका सबका गुणा करके लिखेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस 1, तो 5 इंटू यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1009। यह एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। तो उनके LCM और HCF निकालेंगे। अब इसमें HCF होगा, जो गुणनखंड दोनों में कॉमन होगा वो हो जाएगा HCF। 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF 26,91 का हो जाएगा 13, और LCM जो दोनों में उपस्थित है उसे एक बार लिखेंगे और बाकी सबको लिख लेंगे। तो 2 गुणे 7, 13 दोनों में है तो इसे एक ही बार लिखेंगे। अब इसमें पता गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, तो चेक करेंगे तो सूत्र होता है A गुणे V बराबर HCF A, V गुणे LCM A, V। यानी जो दो संख्याएं दी गई हैं 26 और 91, उनका गुणनफल है वो HCF गुणे LCM के बराबर होगा। तो संख्याएं लिख लेते हैं 26 गुणे 91 बराबर HCF A, V का कितना है, A, V का मतलब यहाँ पे 26 लिख देते हैं एक बार, HCF 26,91 गुणे LCM 26,91। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2366। HCF कितना आया था 13, LCM आया था 182।
510 और 92 का HCF और LCM निकालते हैं। 510 छोटी संख्या पहले लिख लेंगे, तो 3 को पहले लिख लेते हैं। 5 × 17 HCF 510 और 92 का HCF हो जाएगा, जो दोनों में गुणनखंड उपस्थित हो, दोनों में 2 है तो 2 हो जाएगा HCF। LCM होता है दोनों में उपस्थित है, पहले उसे लिख लेंगे और फिर जो बाकी बचते हैं जितने भी गुणनखंड उन सबको लिख लेंगे। दोनों में उपस्थित 2 थे तो 2 लिख लिया। इसके बाद जो बचे बाकी वो सब लिख लेंगे। 2 × 3 × 5 × 17 × 23, तो आंसर आ जाएगा 23,460। 23,460 A × V बराबर HCF A, V × LCM A, V। तो A कितना है 510 और V कितना है 92 बराबर HCF A कितना है 510 92 × LCM 510 और 92। HCF आया था 2 × LCM आया था 23,460। तीन सौ 36 और 54 का HCF और LCM निकालना है। 336 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 ।
336 2 कितनी बार आया है? 4 बार। और 54 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 HCF आ जाएगा। HCF जो दोनों में गुणनखंड उपस्थित है, ये 2 है, इसमें भी है और इसमें भी है, और 3 है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इन्हें एक बार लिख लेंगे। 2 गुणे 3 बराबर 6। अब LCM आ जाएगा। HCF 2 गुणे 3 था, तो 2 गुणे 3 पहले लिख लो, और बाकी जितने भी गुणनखंड बचे हैं उन सबको लिख लो। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, ये ऊपर का हो गया सब। नीचे में 3 गुणे 3 बचा है, 3 गुणे 3 इतना आ गया। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 बार, और 3 आया है 1 2 3 बार, और 7 इन सब का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30 24। ये हो जाएगा LCM। अब A गुणे B बराबर होता है HCF गुणे LCM, यानी HCF A, B गुणे LCM A, B। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 336 गुणे 54 बराबर 6 गुणे 3024। तो यहाँ पर आ जाएगा 18144 बराबर 18144, 18144 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF आ जाएगा, तीनों में गुणनखंड कॉमन हो, 3 इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तो हो जाएगा ये। और LCM
एलसीएम हो जाएगा 3 इंटू जो वेनिस्ट था HCF उसे लिख लिया, बाकी इनके अलावा जो बचा है इसमें बचा है 2 और 2 तो लिख लेंगे 2 गुणे 2, इसमें बचा है 5 और इसमें बचा है 7 लिख लिया, तो आ जाएगा 420। सत्रह कामा 23 और 29 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका HCF हो जाएगा 1 और LCM में इनका संख्याओं का गुणा कर देंगे। देखो 17 को लिख सकते हैं 17 गुणे 1 और 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1 और 29 को 29 गुणे 1, तो HCF आ जाएगा 17, 23 और 29। HCF आ जाएगा 1 क्योंकि 1 ही सब में वेनिस्ट है। और LCM में सभी का गुणा कर देंगे इनका 17, 23, 29 बराबर आ जाएगा 11,339। आठ को गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 9 का करेंगे तो हो जाएगा 3, 25 का, HCF हो जाएगा उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो इसमें उभयनिष्ठ हो और सबसे छोटी घात किसी की है नहीं, तो HCF हो जाएगा क्या 1। और LCM देखेंगे, LCM होता है सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी इस वाले गुणनखंड में 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 8, 9 गुणे 25, इनका गुणा करके बराबर आ जाएगा 1800। क्वेश्चन नंबर 9, HCF दिया गया है 2 संख्याओं का और LCM ज्ञात करना है।
तो फार्मूला होता है एलसीएम HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है और हमें पता करना है एलसीएम। तो एक फार्मूला होता है एलसीएम A, V बराबर A गुणे V अपॉन HCF A, V। अब A क्या यहाँ पर है LCM। A बराबर है 306 और B बराबर है 657 बराबर A की जगह पर लिखेंगे 306 और B की जगह पर लिखेंगे 657 अपॉन HCF A, V यानी जो HCF है, चलो लिख देते हैं HCF ये होता है फार्मूला। तो आंसर आ जाएगा LCM 306,7 बराबर 306 इंटू अपन HCF में पता है 9 है इसका पूरे का, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, 9 से डिवाइड कर दो इसे, 27 बचा 3 यहाँ पे 36 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 गुणे 57 बराबर कितना आएगा 22 338 22,338 ये आ जाएगा LCM। क्वेश्चन नंबर 10, क्या किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM 380 हो सकता है? कारण दीजिए। तो देखेंगे HCF कितना दिया गया है, HCF दिया गया है 18 और LCM 380। अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे। सूत्र होता है 380 को यदि हम HCF से डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड करके देखते हैं तो 21.11 आता है, क्योंकि पूर्णतः डिवाइड हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसलिए ये किन्हीं दो संख्याओं का HCF और LCM नहीं हो सकता है, कहेंगे नहीं। दोनों ही संख्याएं 525 और 3000 केवल 3, 5, 15, 75 से विभाज्य हैं। HCF 525, 3000 का क्या है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। तो इसका HCF हो जाएगा विभाज्य संख्या से क्या है 3, 5, 15 और 75 हैं, तो इनका HCF हो जाएगा HCF 525, 3000 का हो जाएगा 75, क्योंकि 75 सबसे बड़ी संख्या है जो 525 और 3000 को विभाजित करता है। चाहे तो लिख भी सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे भी ना लिखें, लिख दें, क्योंकि
क्वेश्चन नंबर 12, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लेते हैं ये वृत्ताकार कोई पथ है और इस बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया और रवि, तो सोनिया 18 मिनट में इसी बिंदु पर आ जाती है और रवि 12 मिनट में। अब जब दोनों चलना प्रारंभ करेंगे तब देखेंगे जो रवि है वो 12 मिनट में कहाँ पे होगा, वो 12 मिनट बाद यहाँ पर इस पॉइंट पे घूमते हुए आ जाएगा 12 मिनट में। यानी रवि 12 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया। उस समय सोनिया कहाँ पर होंगी? सोनिया लगभग 18 मिनट में पहुँचती हैं, तो 18 के आधे हो गए 9 और 9 को 6, तो सोनिया यहाँ पर होंगी 12 मिनट। रवि 12 मिनट में यहाँ पे पहुँचेगा, सोनिया 12 मिनट में यहाँ पर होंगी। अब इसमें तो रवि यहाँ से फिर चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। तो फिर से वो 6 मिनट में कहाँ पे आ जाएगा? रवि जो 6 मिनट में है यहाँ पर आ जाएगा, चलता ही रहेगा। रवि 6 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगा। तब तक सोनिया को 18 मिनट हो चुके होंगे। जब रवि को 18 मिनट चलते हुए हो जाएंगे तब रवि आ जाएगा यहाँ पर एक चक्कर लगा के अर्ध वृत्त में, यहाँ पर आ जाएगा, आधा चक्कर लगा लेगा वृत्त का। तब सोनिया होंगी यहाँ पर। और जब रवि 12 मिनट दोबारा पूरे हो जाएगा चक्कर, तो दूसरे चक्कर में रवि 12 मिनट बाद, तो 24 मिनट बाद यहाँ पर होगा। तो सोनिया की पोजीशन होगी 24 मिनट बाद यहाँ कहीं पे होंगी सोनिया। तब फिर जब तीसरे चक्कर में फिर रवि आ जाएगा यहाँ पर, तब सोनिया यहाँ पर पहुँच पाएंगी। तो ऐसे सोल्व करना है। सोनिया कितने लगते हैं? 18 मिनट। तो 18 को डिवाइड करेंगे, और रवि को कितने लगते हैं? 12 मिनट। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। अठारह का जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो एलसीएम हो जाएगा 18 और 12 का एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे जो जो कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। 2 को भी एक ही बार लिखना है और 3 को भी एक ही बार लिखना है। तो 2 गुणे 3, जो बचा है बाकी वो लिख लेंगे। ऊपर 3 बचा है तो 3, नीचे 2 बचा है तो 2। 3 दूनी 6,
6 छत्तियाँ 18, 18 का 2 में गुणा करेंगे तो जाएगा 36, 36 मिनट। दोनों जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वही उसी स्थान पर आ जाएंगे 36 मिनट बाद। क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों को 3 स्तंभों में इस प्रकार से रखना है कि विषय की सभी पुस्तकें समान ऊंचाई के स्तंभ में रखी जानी हैं। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या 96, हिंदी की पुस्तकों की संख्या 240 तथा गणित की पुस्तकों की संख्या 336 है। यदि यह मान लिया जाए कि पुस्तकें समान मोटाई की हैं, तो इंग्लिश, हिंदी तथा गणित की पुस्तकों के स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश की पुस्तकों की संख्या हिंदी की पुस्तकों की संख्या गणित की पुस्तकों की संख्या एक, दो, तीन, चार, 5, 1, 2, 3, 4, 3, 5 हो गया। 240 में कितने 2 हैं? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3 गुणे 5, 336 में 1, 2, 3, F2 लिखा है यहाँ पर, गुणे 3 गुणे 7,
तो HCF आ जाएगा। HCF देखेंगे, देखो दो, इसमें भी कितनी बार दो दो कॉमन है, एक बार ये, एक बार ये, दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो, एक बार तीन, तीन कॉमन है केवल ये, गुणे तीन, चार दूनी 8, 8 16 बराबर आ जाएगा 48, 48 आ जाएगा। अड़तालीस से सब में भाग दे देंगे तो स्तंभों की संख्या आ जाएगी 48। यहाँ पे लिख लेंगे स्तंभों की संख्या, इंग्लिश की पुस्तकों की स्तंभों की संख्या, हिंदी की पुस्तकों की स्तंभों की संख्या 5 आ जाएगी। और गणित की पुस्तकों की संख्या 7 आ जाएगी।